मैं डॉक्टर वसीम चौधरी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी मोर देन 10 ईयर्स। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोरोना वायरस की दूसरी लहर हमारे देश में आ चुकी है। ये पहले से भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है या फिर फैल चुकी है। तो शुरुआती टाइम में हमने देखा था कि इसमें की मृत्यु दर काफ़ी कम है, कोरोना वायरस से लोग काफ़ी कम मर रहे थे। पर अब की सिचुएशन अलग है। डेली दिन में हज़ारों से लोग कोरोना वायरस से मरते जा रहे हैं और ये हमारे लिए एक कंसर्न का विषय है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के बाद क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में बताऊंगा, ताकि आप छोटे छोटे सिम्टम्स को ऑब्जर्व करते रहिए और इन्फेक्शन को जल्दी से डिटेक्ट कर लीजिए और तुरंत मेडिसिन स्टार्ट कर लीजिए, ताकि जितने जल्दी आप इन्फेक्शन को डिटेक्ट करेंगे और ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतना ही मृत्यु दर कम रहेगा या फिर एक ऐसी कंडीशन पे नहीं पहुंच पाएंगे जहां से डिजीज़ रिवर्स ना हो सके। दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, कोविड इन्फेक्शन के बारे में तो आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन मैं आपको हर एक डे के सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा। डे 1 से लेकर जो सिम्टम्स ऑब्जर्व होते हैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, ताकि आपको इस चीज़ से रिलेटेड एक क्लियर इन्फॉर्मेशन आपके पास रहे। कोरोना वायरस इन्फेक्शन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 14 डे तक होता है। यानी कि अगर कोई पेशेंट इन्फेक्ट हो जाए तो वो 2nd डे से लेके 14 डे तक वो इन्फेक्शन उसके बॉडी में रहता है। वो इन्फेक्शन में उसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं या फिर नहीं भी आ सकते हैं, और वो सिम्टम्स, वो इन्फेक्शन वो दूसरों को फैला सकता है। दोस्तों, जैसे नॉर्मली ऑब्जर्व किया गया है कि 3rd to 4th डे में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के सिम्टम्स आने लगते हैं, और इसमें सिम्टम्स किसी लोग को माइल्ड सिम्टम होते हैं, किसी को मॉडरेट होते हैं और कोई असिम्टोमेटिक रहता है। जो पेशेंट असिम्टोमेटिक रहते हैं वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया है और वो इन्फेक्शन दूसरों को फैलाते रहते हैं। तो आज मैं आपको डे 1 से लेकर डे 14 तक के टाइमलाइन के बारे में बताऊंगा, जिसे आप अपने आप पे या फिर अपने फैमिली मेम्बर पे ये इम्प्लीमेंट करके देखें और डिज़ीज़ कौन से स्टेज पे है इसे आप समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं डे 1 और डे 2 के सिम्टम्स के बारे में। इसमें तो पेशेंट नॉर्मल जैसा ही रहता है, सिर्फ उसे गले में खराश रहती है या फिर नाक में से पानी बहता रहता है। उसे तो यूजुअली ऐसे लगता है कि उसे एक नॉर्मल वायरल फीवर हो चुका है। ना ही उसे बॉडी एक रहता है, ना ही वीकनेस रहता है, ना ही कोई और परेशानी रहती है। जब पेशेंट डे 2 या फिर डे 3 में जाता है, इसमें सिम्टम्स में थोड़े चेंजेस होने लगते हैं, जिसमें गले में जो खराश थी वो गले में दर्द होने लगता है, बॉडी पेन करने लगता है, बॉडी में थकावट महसूस होने लगती है और थोड़ा सा कफ स्टार्ट होने लगता है। इसमें टेम्परेचर 99 से लेके 100 तक लगने लगता है। अगर इस कंडीशन में पेशेंट अगर डिटेक्ट करे, अगर कोविड टेस्ट करे, तो उसमें पेशेंट को पता चल जाएगा कि उसे कोविड इन्फेक्शन हुआ है और तुरंत वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाएगा। पर अगर इस कंडीशन में भी अगर इग्नोरेंस रहे तो पेशेंट डे 5 और डे 6 में अगर पेशेंट चला जाए और पेशेंट घर पर ही रहे तो इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ने लगता है। फीवर जो 99-100 तक था वो 101, 102 होने लगेगा। फीवर के साथ साथ बॉडी एक भी बढ़ जाएगा, थकावट बढ़ जाएगी, बॉडी पेन रहेगा, जिसमें पेशेंट की कंडीशन ऐसी होगी कि वो खड़ा भी ना रह पाए। इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होने लगेगा, ड्राई कफ स्टार्ट होने लगता है। अगर इसी कंडीशन में अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए तो डे 7 से रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, फीवर कम हो जाता है और कफिंग भी कम हो जाते हैं। पर अगर सही ट्रीटमेंट ना मिले तो कंडीशन और वर्स हो जाती है। डे 7, डे 8 में पेशेंट का फीवर और बढ़ जाता है। जो फीवर
100 to 101 था वो 102 103 होने लगता है। कफिंग ज़्यादा बढ़ जाती है और इसी कंडीशन में सैचुरेशन नीचे गिरने लगता है। डे 1 से रिलेट कर डे 6 तक सैचुरेशन नॉर्मल रहता है, 95-96 के पास रहता है। तो पेशेंट को ऐसे लगता है कि उसे कोविड नहीं हुआ है और वो उसे नॉर्मल फीवर है। पर जैसे कंडीशन सैचुरेशन 93 के नीचे गिरने लगता है, पेशेंट को बेचैनी महसूस होती है, कफिंग स्टार्ट हो जाती है, कंटिन्यूस सूखी खांसी रहती है और वुपिंग कफ जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। फीवर बिल्कुल भी कम नहीं होता है और उसी कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। अगर आपने डे 4, डे 5, डे 6 में ही अगर पेशेंट को अच्छे से मैनेज कर लिया होता तो ये कंडीशन नहीं आती थी। पर डे 8 में जब आप पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करते हैं तो उसके लंग में इन्फेक्शन हो गया होता है। ये इन्फेक्शन अगर सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो ये सीवियर इन्फेक्शन होते हुए ये सेप्टिसेमिया कंडीशन में भी लेके जा सकता है। अगर ऐसी कंडीशन अगर कंटिन्यूस ज़्यादा टाइम तक रहे, अगर सही टाइम पे अगर इम्प्रूवमेंट ना हो तो इस पे पेशेंट के प्रीवियस डिजीज़ कंडीशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर पेशेंट पहले से नॉर्मल हेल्दी रहा हो तो पेशेंट की इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छे से हो सकती है। पर अगर पेशेंट को पहले ही अगर कोई कोमॉर्बिड डिजीज़ जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी डिजीज़ या फिर लीवर डिजीज़ अगर हो जाए तो पेशेंट का इम्प्रूवमेंट फेज काफ़ी कम हो जाता है और पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल हो सकता है। अब डे 10-11 में पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है। उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन किसी भी तरह से इम्प्रूव नहीं हो रहा है। अगर उसी कंडीशन में अगर एक्सरे या फिर HRCT स्कैन किया जाए तो वहाँ पता चलता है कि लंग्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा कंजेशन हो चुका है, कंसोलिडेशन हो चुका है। लंग्स के साथ साथ ये इन्फेक्शन किडनी में, हार्ट में, लीवर में भी इम्पैक्ट करने लगेगा और कुछ ही टाइम में पेशेंट कोलैप्स हो सकता है। डे 13-14 में पेशेंट और ज़्यादा डिटोरिएट होता है और उसी टाइम में पेशेंट कोलैप्स होने के बहुत से ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इन चीज़ों का बताने का मतलब यही है कि आप या फिर आपके फैमिली मेम्बर में अगर किसी को भी सिम्टम है तो उसे अच्छे से जान लें और अकॉर्डिंगली इसके पर एक्शन लें। इन परिस्थितियों में अगर किसी को नॉर्मल कोल्ड कफ भी है तो भी उन्होंने जाके RT-PCR टेस्ट करना चाहिए और तुरंत अगर पॉजिटिव आ जाए तो तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जितना आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में टाइम लगाओगे उतना ही आपका लंग डैमेज होगा, उतना ही रिकवरी में आपको टाइम लगेगा, या फिर अगर डिजीज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाए तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा आपको डे 1 से लेकर डे 5, डे 6 तक ऑब्जर्व करना होता है, क्योंकि वायरल फ्लू के सिम्टम्स और कोविड के सिम्टम्स सेम होते हैं। अगर इसी कंडीशन पे अगर आपने केयरलेसनेस दिखा दिया तो डिज़ीज़ और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अगर डिज़ीज़ डे 6 तक अगर पहुंच जाए तो तुरंत ही आपको आपका RT-PCR चेक करना होगा और पॉजिटिव आने पर तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा। ट्रीटमेंट आप एलोपैथिक भी स्टार्ट कर सकते हैं, होम्योपैथिक भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़फुल हैं कोरोना वायरस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए और कौन कौन से स्टेजेस के लिए है, वो भी मेडिसिन मैंने आपको बताया। तो आप तुरंत ही होम्योपैथिक के साथ साथ एलोपैथिक स्टार्ट कर लीजिए ताकि आपकी डिजीज़ वहीं पर स्टॉप हो जाएगी और आपका कंडीशन रिवर्स में स्टार्ट हो जाएगा और आप पूरी तरीके से 100% रिकवर हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप अपने और अपने घर वालों को बचाइए, सही टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरुआती दौर में सिर्फ कुछ एंटीबायोटिक, एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती है, मल्टीविटामिन दी जाती है। अगर कंडीशन वर्स हो जाए, सीवियर कंडीशन में ही रेमडेसिविर या फिर स्टेरॉइड दिया जाता है। तो इसलिए रेमडेसिविर और स्टेरॉइड के पीछे या फिर कोई अन्य मेडिसिन के पीछे ज़्यादा न भागे। दोस्तों, इस कंडीशन में, इस दौर में बहुत से लोगों के कोरोना वायरस
की वजह से मृत्यु बहुत ही ज़्यादा सुनने में आ रही है और ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव कंडीशन हर एक के लिए होती जा रही है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना सही टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लीजिए ताकि डिजीज़ कम्प्लीटली रिकवर और रिवर्स हो जाएगी। तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आईसीयू में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों प्लीज़ जितना हो सके उतना अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए। छोटे छोटे सिम्टम्स को ऑब्जर्व कर लीजिए। अगर सिम्टम दिखने पर तुरंत उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस को आप जितने जल्दी पकड़ पाओगे उतना ही जल्दी और उतने ही अच्छे से उसे कम्प्लीटली ट्रीट कर पाओगे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए लाभदायक हो। अगर आपको कोविड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरा YouTube चैनल होम्यो केयर क्लिनिक को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर अगर मैं कोई भी वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।